मैं अपनी छोटी भाभी के साथ काफ़ी करीबी था, लेकिन कोई बुरा इरादा नहीं था। भाभी की बड़ी बहन हमारे घर आती थी भाभी से मिलने। वो खुले दिमाग की मालिक थी, सीधी बात मना पर कह देती थी। एक दिन मैं दूसरे कमरे में था, वो आई और भाभी के कमरे में चली गई। मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ी। वो दूसरे कमरे में भाभी से बोली, तुम अपने दीवर से कहो कि मेरी गर्मी निकाल दे, आजकल चैन नहीं आ रहा। पहले तो भाभी उसे डांटने लगी, लेकिन जब उसने काफ़ी मन्ना मांगी की तो भाभी बोली, मैं उसे बोलूँगी, अगर वो मान गया तो तुम्हें मैसेज कर दूंगी। अगले दिन भाभी ने ये सब मुझे बताया। मैं तो सब कुछ पहले ही जान चुका था। मैंने कहा, भाभी मुझे ऐसा डर लग रहा है, आप भी कमरे में रहें। वो मान गई। अगले दिन भाभी के सामने उसकी बहन से बात करना शुरू कर दी। कुछ देर तो भाभी खामोश रही, लेकिन फिर बोली कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मुझे भी शामिल करो। फिर मैंने दोनों बहनों को साथ बैठकर पूरी कहानी सुनाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां दिल और दिमाग की जंग शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ इस दिन हुआ जब मेरी शादी के बाद मेरी बीवी की बड़ी बहन यानी मेरी साली हमारे घर आना जाना शुरू हो गई थी। उसका नाम थना था। वो मुझसे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन इसका अंदाज और रवैया बहुत संजीदा और नरम था। शुरू में वो सिर्फ अपनी बहन से मिलने आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा आमने सामने आना ज़्यादा होने लगा। कभी वो खाने में मदद कर देती, कभी बच्ची को संभाल लेती, कभी मुझे किताब पढ़ते देखकर पूछती, क्या पढ़ रहे हो। मैं हमेशा आम सा जवाब देता, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उसके सवालों में दिलचस्पी बढ़ रही है। एक दिन मैं लान में बैठा था, वो भी आकर बैठ गई और बोली, तुम्हारा अंदाज दूसरों से मुख्तलफ है। तुम्हारी आंखों में हमेशा एक खामोशी रहती है, जैसे तुम सब कुछ देखते हो मगर कुछ कहते नहीं। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये पहली बार था किसी ने मेरे अंदर झांक कर बात की। इसी लम्हे से मुझे उसके साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस होने लगा। वो भी खुलकर बात करने लगी, छोटी छोटी बातें, अपनी खुशियाँ, अपने गम, कभी कभार तन्हाई की शिकायत भी कर देती। मैं चुप रहता, लेकिन दिल के अंदर एक नरम सा गोशा बनता जा रहा था। उस शाम बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ा बूंदे महसूस कर रहा था। वो अचानक आई और बोली, हमेशा मुझे इतना उदास न करो देती है, लगता है जैसे दिल के सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? वो मुस्कुराहट बिखेरती है मगर आंखों में नमी होती है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है मगर फिर भी वो तन्हा रहता है। इसके अल्फाज सीधे मेरे दिल पर लगे। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि वो अंदर से कितनी खाली है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातों का दायरा बढ़ता गया। वो मुझे अपने ख्वाब बताती, अपनी महरूमियाँ, और मैं उसे अपने इरादे और कमज़ोरियाँ। कई बार ऐसा हुआ कि वो खुद कहती, तुम्हें पता है, तुमसे बात करके लगता है जैसे दिल हल्का हो गया हो। अगर तुम ना होते शायद मैं ये सब कुछ किसी को ना बता पाती। ये जमले मुझे अंदर तक हिला देते थे। एक दिन वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मैं पास से गुजरा तो उसने हंस कर कहा, तुम कभी कभी इतने खामोश क्यों हो जाते हो? क्या सोचते रहते हो? मैं रख गया और बस इतना कहा, तुम्हारे बारे में। ये सुनकर वो लम्हे भर के लिए खामोश हो गई। इसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थीं। इस दिन के बाद हमारे दरमियान की खामोशी और भी गहरी हो गई। वक्त गुजरता गया और हमारे दिल एक दूसरे के और करीब होते गए। हमारे साथ एक कशमकश भी चल रही थी। मैं जानता था ये रिश्ता आम नहीं था। वो राह थी जिस पर चलने के लिए हिम्मत और कुर्बानी दोनों चाहिए थे। वो कई बार कहती, मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल किसी और के पास जाए, तुम ही हो जिस पर मुझे यकीन है। ये अल्फाज मेरे लिए बोझ भी थे और सुकून भी। एक दिन हम दोनों बाग में बैठे थे। उसने आहिस्ता कहा, काश तुम मुझे पहले मिले होते, मेरी जिंदगी शायद कुछ और होती। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी के फैसले हमारे अख्तियार में नहीं होते, लेकिन कभी कभी दिल अपनी ज़द पर कायम रहता है। वो रोने लगी। मैंने पहली बार उसे रोते देखा। उसकी आंखें मेरे दिल में गहरे निशान छोड़ गई थीं। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातों में खामोशी ज़्यादा हो गई। अल्फाज कम मगर एहसासात ज़्यादा हो गए। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती, कभी आंखों के इशारे से सब कुछ कह देती। मैं भी उसकी मौजूदगी को अपनी सांसों में महसूस करने लगा। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक रात जब सब सो चुके थे, वो सहन में बैठी थी। मैं भी वहां आ गया। चांदनी में उसका चेहरा और भी रोशन लग रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ये सब कुछ खो ना दूं। मैंने जवाब दिया, मोहब्बत डर से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती।
اگر دل سچا ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سب کچھ کہہ گئے۔ ہمارا رشتہ اب صرف الفاظ اور جذبات سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ وہ مجھے روز کہتی، وعدہ کرو تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کسی اجنبی کے پاس نہ جانا پڑے۔ میں ہر بار اسے یقین دلاتا، لیکن دل میں جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ہماری محبت بھی گہری ہوتی گئی۔ میں نے اس کے اندر کی خالی جگہ کو بھر دیا، اس نے میرے دل کی تنہائی کو ختم کیا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ محبت ہمیں آزمائش میں ڈال سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ سب خواب تھا یا حقیقت، لیکن آج بھی جب اس کی مسکراہٹ یاد آتی ہے تو دل سکون محسوس کرتا ہے۔ ہماری کہانی شاید دنیا کے اصولوں کے مطابق مختلف تھی، لیکن دل کے اصول ہمیشہ الگ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو وہ سکون دیا جو شاید زندگی بھر کوئی نہ دے سکے۔ محبت ہمیشہ پاکیزہ رہتی ہے، بس حالات اور رشتے اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہماری محبت بھی ایسی ہی تھی، بلا کسی شرط کے، بلا کسی لالچ کے۔ وہ آج بھی میرے دل کے بہت قریب ہے اور ہمیشہ رہے گا، چاہے وقت اور حالات کچھ بھی کر جائیں۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ رابعہ اکثر کہتی، ہمارا گھر چھوٹا ہے مگر محبت سے بھرا ہوا ہے۔ سعد جواب دیتا، یہ گھر نہیں، تمہارا دل ہے جس نے اسے جنت بنا دیا۔ سال گزرتے گئے، محبت گہری ہوتی گئی۔ ایک دن سعد نے رابعہ کو ایک ڈائری دی جس میں لکھا تھا، یہ وہ دن ہے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے۔ میں نے ہر لمحہ لکھا تاکہ جب بھی تم مسکراؤ تم جان سکو کہ تم نے میری زندگی کو کتنا حسین بنایا ہے۔ رابعہ نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، یہ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ وہ شام جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، سعد نے کہا، رابعہ کی محبت کبھی لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، یہ تو خاموشیوں میں بس جاتی ہے۔ اور رابعہ نے نرمی سے کہا کہ خاموشی میں تمہاری محبت کی آواز سب سے بلند ہے۔ وقت کے ساتھ ان کی کہانی میں پختگی آتی گئی، جذبات میں سکون اور تعلق میں یقین بڑھتا گیا۔ سعد کبھی کبھار کہتا کہ محبت میں جیت کسی کی نہیں ہوتی، بس تعلق جیت جاتا ہے، اور رابعہ کہتی کہ جب تعلق سچا ہو تو ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا، رابعہ نے پوچھا، اگر میں تم سے دور ہو گئی تو کیا کرو گے؟ سعد نے نرمی سے کہا، میں تمہیں تلاش نہیں کروں گا، تمہیں محسوس کروں گا کیونکہ تم میری سانسوں میں ہو۔ وہ لمحہ ان کی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار تھا۔ برسوں بعد جب ان کے بال سفید ہو گئے تھے، تب بھی ان کے درمیان وہی قربت، وہی احترام، وہی چاہت باقی تھی۔ شام کو وہ اپنے گھر کے صحن میں چائے پیتے اور پرانی باتوں پر مسکراتے۔ سعد کہتا، محبت عمر نہیں دیکھتی، یہ دل کی دھڑکنوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور رابعہ کہتی، جب تک یہ دل دھڑکتا رہے گا تم میری محبت رہو گے۔ ان کی محبت اب ایک داستان بن چکی تھی، ایک ایسی مثال جو وقت سے بڑی تھی، جس نے دکھایا کہ خلوص اور احترام کے بغیر کوئی رشتہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ ان کے چہرے پر وقت کے نشان ضرور تھے، مگر آنکھوں میں وہی روشنی، وہی محبت، وہی پہچان تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ ان کی محبت نے ثابت کیا کہ جب دو دل سچائی اور خلوص سے جڑ جائیں تو وقت، فاصلے اور حالات بھی ان کے درمیان دیوار نہیں بن سکتے۔ ان کی زندگی اب ایک ایسی کتاب تھی جس کا ہر صفحہ محبت سے روشن تھا، اور آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس خاموش ہو کر ہمیشہ کے لیے دل میں زندہ رہتی ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ دوستو، اگر کہانی کا مزہ لینا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں جلدی سے باتھ روم جانے کے لیے اٹھا تو میری حالت ابھی تک واضح تھی۔ میرا نام منان ہے اور میں حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بہن فرح اور امی بانو ہیں۔ والد صاحب نوکری کی وجہ سے دبئی میں ہوتے ہیں اور سال میں ایک بار پاکستان آتے ہیں۔ میری بہنی اسکول میں ٹیچر ہے اور میں نوکری کرتا ہوں۔ میری بہن کی عمر 20 سال ہے، امی کی عمر 45 سال اور
मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और उम्मी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बात इन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ कैसे शुरू हुआ। इसका स्कूल बंद था और वो घर पर होती थी। मैं भी बेनक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर था। बेनक से आने के बाद मैं अपने कमरे में रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवीज देखकर गुजारता था। जिंदगी बहुत बोर हो रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। एक दिन सुबह में नीचे गया तो मामू बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि नानी की तबीयत खराब है और वो अम्मी को लेने आए हैं। अम्मी ने नाश्ता करवाने के बाद हमें समझाया और मामू के साथ चली गई। मैंने चाय पी और लौंग रूम में टीवी देखने लगा। फरह ने नाश्ता किया और घर के काम शुरू कर दिए। कोरोना की वजह से मासी को रोक दिया था, इसलिए तमाम काम उम्मी और फरह करती थी। फरह ने नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट पहनी हुई थी। वो बगैर दोपटे के थी और उसके पाँव के तले साफ नजर आ रहे थे। इसकी शर्ट काफी ऊपर थी और ट्राउजर से उसकी खूबसूरती वादह नजर आ रही थी। मैं उसे दूसरी नजर से देखने लगा और बहन को चाहने का दिल करने लगा। मैंने ऊपर जाकर अपने कमरे में मूवी देखने का फैसला किया। फरक से कहा कि ऊपर जा रहा हूं और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप पर मूवी चलाई। मूवी देखते हुए मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और मैं हाथ हिलाने लगा। अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी जहां फरक हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। नज़र पड़ते ही मैंने फौरन खुद को संभाला और फरश की तरफ पीट कर लेट गया। मैंने हैरान होकर पूछा, फरह क्या हुआ? कोई काम था? फरक बोली, नहीं भाई, कमरे की सफाई करनी थी। मैंने कहा, अगर किसी के कमरे में जाना हो तो दस्तक देते हैं। फरिश ने कहा, भाई 2-3 बार दी थी, आप मसरूफ थे इसलिए आवाज नहीं सुनी। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि फरह ने मुझे ऐसे देख लिया। मैं जल्दी से बाथरूम जाने के लिए उठा तो मेरी हालत अभी तक वाज़ेह है थी। मैं फौरन रूम चला गया, वजू किया और बाहर आ गया। फरह कमरे की सफाई कर रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो दोबारा मेरी तरफ देखने लगी। मैं मनाजिर में ही खोया हुआ था कि फरश मेरी तरफ मड़ी और उसकी नज़र फिर इसी जगह। उसने अपने भाई को इस हालत में देखा है। जब मैंने उसे नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। फरह काम खत्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, भाई पानी पिला दें? मैं उठा और फरज से पानी निकालकर उसे दिया। पानी देते हुए मेरी नज़र उसके जिस्म पर थी जो करीब से देखने पर और वादह नज़र आ रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए फरश बोली, भाई क्या देख रहे हो? मैं घबरा के बोला, नहीं कुछ नहीं। मैंने गिलास दिया और कहा, अब बताओ खाना क्या बनाना है? वो बोली, अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। वो सोफे से उठ के मेरे सामने से गुजरी और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मेरा सौता हवा जिस्म हरकत में आ गया। मैं इस मंजर से परेशान था कि आज ये क्या हो रहा है। फरह ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला था। खड़ी थी, मैं उठने लगा तो फरिश बोली, भाई थोड़ी मदद कर दो, ये गोश्त का पैकेट फ्रीजर से नहीं निकल रहा। मैं फरह के पीछे गया और कहा, मैं हटा के निकाल देता हूँ। फरक बोली, भाई आप बस थोड़ा सा जोर लगा लो, निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और फ्रीजर के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत के बाद गोश्त का पैकेट निकल आया और फरक हंसने लगी और मैं नीचे देख रहा था। उसकी नजरें वहां थीं जहां मैं उठा हुआ था। फरश ने देखते ही कहा, भाई आप उसे पानी में डाल दें, जब तक ये नरम हो जाए तो मैं खाना बना देती हूँ। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप यही रहना, मैं नहा कर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं टीवी देख रहा था। वो अपने कमरे में चली गई और मैं टीवी देखने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में तो फरश थी। अब मुझे लग रहा था कि फरश को भी वही ख्याल अच्छा लग रहा था और मैं भी फरश के सामने करने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि फरह का रवैया ही ऐसा था। फरह के ख्याल से ही मैं खुश हो जाता था। घर में खूबसूरत बहन हो और वो भी अकेली हो, फिर तो ऐसा ही होता है। मैं उन्हें ख्यालात मैं गुम था कि फरह की आवाज़ आई, भाई। और जब मैं पीछे मड़ा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। उससे पहले मैंने फरह को इस हालत में नहीं देखा था। फरिश ने सफ़ेद शर्ट पहनी थी जो बहुत हल्की थी और इसने उसे गीली जल्द पर पहन लिया था। औची
शर्ट और गुलाबी पाजामा। मुझे ऐसे देख रही थी। भाई क्या हुआ? क्या देख रहे हो? जैसे ही मैं होश में आया मैंने कहा कुछ नहीं, बस तमस्जी ड्रेस मैं बहुत अच्छी लग रही हो। फराह खुश हो गई। अच्छा भाई तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लगी? मैंने कहा तुम पर ये ड्रेस तो बहुत सॉट कर रही है। फिर वो चारों तरफ घूमकर मुझे ड्रेस दिखाने लगी और बोली भाई अब मैं खाना बना लेती हूँ, तुम बावर्ची खाने में आ जाओ और मेरी मदद भी कर देना। तो मैं भी बस यही चाहता था कि बस फराह को ही देखता रहूं। आज तो ऐसा लगा कि फराह को भाई के साथ वक्त गुजारने का बड़ा मौड था। फिर वो बावर्ची खाने मैं चली गई। जब मैं बावर्ची खाने में गया तो फराह गोश्त धो रही थी। मैंने कहा मदद चाहिए, वो कहने लगी अभी बताती हूँ। वो गोश्त धो रही थी। खूबसूरती में उसका अलग ही रंग दिखाई दे रहा था। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। दोस्तों अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। उसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता जैसे आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी क्योंकि उसकी नज़रों में हमेशा कुछ बेचैनी सी होती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ मड़ता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा कौन है? बाहर से आवाज़ आई, बहन जी मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। उसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था और उस लफ्ज़ में एक अजीब सी बात थी। एहसास हो रहा था कि वो कुछ और ही कहना चाह रहा था, जैसे उसकी नज़र कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासर दिया। आहिस्ता से कहा मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कुराते हुए बोला अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। उसने मरहम निकाला और अपनी अंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी अंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज़्यादा। मैंने आंखें बंद कर लें और अपने होंठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट, उसकी नज़रें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी अंगली कभी नीचे चली जाती, कभी ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा मगर रोक न सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका लें। वो मेरे मेज़ पर हाथ रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा। हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज़ पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया।
اس کے ہاتھ میری کمر پر رکھ گئے۔ میں ایک لمحے کے لیے سنبھل گئی، مگر اگلے ہی پل میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے میں بھی تیار ہو چکی ہوں۔ ساحل نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ابھی درد کم کرنا ہے یا زیادہ؟ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آواز، اس کا لمس، سب کچھ میرے اندر گھوم رہا تھا۔ کمرے میں صرف لیمپ کی ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی واضح لگ رہا تھا۔ میں اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ کر رہی تھی۔ جب اس نے دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھے تو میں نے اپنی سانس اندر کھینچ لی۔ میں نے آہستہ کہا، ساحل، اور اس نے فوراً جواب دیا، بس بھابھی جان، میں یہی تھا آپ کے لیے۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ وہیں رک گیا ہو۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا اور میرا جسم خود بخود نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر روکنا چاہا، مگر دل سے روک نہ سکی۔ اس نے اپنا چہرہ اتنا قریب کر لیا کہ میں اس کی سانس محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف اس کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، اب تو تم میری ہو۔ میں نے تھوڑا سا سر جھکا لیا اور اس لمحے میں خود کو روک نہ سکی۔ ساحل نے آہستہ کہا، بھابھی جان، شوہر کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، آپ بس آج کی رات کو یادگار بنا دو۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ پر پھنس گئیں اور میں بس اسے دیکھتی رہی۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن اس خوف سے زیادہ ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا اور میں اور ساحل ایک لکیر کے دونوں طرف تھے۔ اس لکیر کو پار کرتے ہی سب کچھ بدل جاتا۔ میں ہنستے ہوئے بس اتنا کہا، تم روکنے والے تو ہو نہیں اور میں روک پانے والی نہیں۔ یہی تھا سیدھا جواب دیا۔ پھر دیر کس بات کی بھابھی جان؟ اور جیسے ہی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا، میرا سارا قابو ٹوٹ گیا۔ ساحل نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے پورا کمرہ گھوم گیا ہو۔ اس کا سینہ میرے بہت قریب تھا، اس کی سانس میری گردن کو چھو رہی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خود سنائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تو تم مجھے روک بھی نہیں سکتی بھابھی جان۔ میری آنکھیں نیچی تھیں، لیکن ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ خود بخود آ گئی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی، بس الفاظ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساحل نے ایک ہاتھ سے میرا دوپٹہ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے میری کمر کو ہلکے سے چھوا۔ انگلیاں تھوڑی سی چومی اور میں اس کی طرف قریب آ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ساحل بس کرو، لیکن آواز ایسی تھی جیسے روکنا نہیں بلکہ اور بلانا چاہتی ہوں۔ وہ قریب آ کر میرے کان کے پاس آہستہ آہستہ بولا، بس ایک بار کہہ دو رکھ لوں، ورنہ اب میں رکھنے والا نہیں ہوں۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنے ہونٹ دبا کر رکھے، مگر آنکھوں میں سب کچھ واضح تھا۔ کمرے میں صرف لیمپ چل رہا تھا۔ روشنی میں اس کے چہرے کی ہر لکیر تیز نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری آنکھوں سے ہوتی ہوئی ہونٹوں پر رک گئیں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں سمجھنے کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر ساحل نے گہری سانس لی اور مجھے اور قریب کھینچ لیا۔ اب ہمارے درمیان ایک بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میری کمر سے تھوڑا اوپر آ گئے اور میں نے پلکیں بند کر لیں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ دروازہ بند، گھر خاموش اور ہم دونوں اکیلے۔ شوہر گھر پر نہیں تھے اور میں اپنے شوہر کے دوست کی بانہوں میں تھا۔ ساحل نے کہا، بھابھی جان، آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے بس ہلکی سی آواز نکالی، جو ہونا ہے اب ہونے دو۔ اور اگلے ہی لمحے ساحل نے ایک قدم آگے بڑھایا جہاں سے وہ افسانہ مشکل تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے نازک موڑ کی عکاسی کرتی ہے جب انسان اپنے جذبات اور خواہشات کے بیچ الجھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے فیصلے نہ صرف ہماری بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی ایک قدر ہوتی ہے جسے ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔